नमस्कार साथियों। और साथियों, हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। आज हम लोग हिंदी के सेट संख्या 75 ये 40वां देखेंगे। साथियों, आज के क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग आज कम बात ही करते हुए लेकिन पेपर को सेट कर मतलब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। बहुत आराम आराम से बोलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे और क्लासेस थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करने का प्रयास भी करेंगे। ठीक ना? तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। सभी लोगों को नमस्कार। हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आज के सेशन के पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य का पहला जो इतिहास ग्रंथ माना जाता है वो मानते हैं हम लोग गारसा दतासी के ग्रंथ से, यानी इस्तवारता लॉ लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी से। मेरे दोस्तों, यहाँ से इस बार एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर रखेगा, इसलिए बार बार कभी कभी ये क्वेश्चन देखने को मिलता भी। तान्या जी, कल तबीयत अच्छा नहीं था की वजह से कल हम क्लास नहीं ले पाए। सुबह में भी तबीयत अच्छी नहीं थी, लेकिन सुबह में हमें इसलिए लेना पड़ा कि फिर रात की व्यवस्था थी, अगर लेते नहीं तो आपकी क्लासेस छूट जाती, इसलिए मुझे लेना पड़ा। आज गले में राहत है, सुबह से राहत है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्लासेस को कह रहा है कि गारसा तथासी थोड़ा तेजी से करेंगे, मैं पहले ही बता दिया हूँ। गारसा तथासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवारदा ला लिटरेचर एंदुए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। मेरे दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ ऐसे इतिहास के ग्रंथ हैं जिनका नाम याद करना जरूरी है, कुछ ऐसे कहानी हैं जिनके आपके डेट याद करना जरूरी है, कुछ ऐसे उपन्यास हैं जिनके डेट याद करना जरूरी है। ये बात हमें ध्यान में रखना है, ये बात हमें ध्यान में रखना होगा कि ऐसा नहीं कि सारी कहानियों की डेट याद करिए आप। अब प्रेमचंद के सभी उपन्यासों की डेट आपको याद करना आवश्यक हो जाता है ना? तो आपको बताना है कि दूसरा जो संस्करण है यह कब प्रकाशित हुआ था, और मुझे लगता है कि आप लोगों के उत्तर भी आना शुरू हो गया है। 1871 को इसका प्रकाशन हुआ था। बहुत सारे साथियों के उत्तर आ रहे हैं 1871। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई। आंसर आप सभी लोग बहुत बहुत बढ़िया। जी हाँ, श्वेता के उत्तर आ रहा है 1871। चलिए देखते हैं साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए, गारसा दतासी का जो ग्रंथ है जिसका नाम है इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ का प्रकाशन मतलब दो संस्करणों में होता है। हम ये कह सकते हैं इसका प्रकाशन दो संस्करण होता है। प्रथम संस्करण है, ठीक है, और द्वितीय संस्करण है। द्वितीय संस्करण है, ठीक है ना? इन दो संस्करणों में इसका प्रकाशन होता है। पहले संस्करण के दो भाग हैं और दूसरी संस्करण के तीन भाग हैं या तीन खंड हैं। पहले जो संस्करण है इनके दो भाग हैं, इसमें कि आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, इसके पहले भाग का प्रकाशन होता है 1837 में। एक मिनट क्षमा चाहता हूँ, 1839 में। और दो भाग हैं, ध्यान में रखेंगे। तो पहले भाग का प्रकाशन 1839 में होता है और दूसरे भाग का प्रकाशन होता है 1843 में। क्लियर है? दूसरे संस्करण के तीन खंड या तीन भाग हैं और तीनों भागों का प्रकाशन, ये तीनों भागों का प्रकाशन 1871 में होता है। क्वेश्चन यही पूछा है कि जो दूसरा संस्करण है इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1871 को इसका प्रकाशन होता है। मेरे दोस्तों, जब हम इस ग्रंथ की बात करते हैं, यानी इस्तवार, जैसा कि दिया हुआ है, इस्तवार द लॉ लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जब हम लोग इस ग्रंथ की बात करते हैं, इसकी भाषा क्या है, इसकी जो भाषा है ये फ्रेंच। क्या है? इसका जो प्रकाशन स्थल रहा है
प्रकाशन स्थल रहा है, यह पेरिस रहा है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, पेरिस। और जो गार्सा द तासी हैं, गार्सा द तासी जी जो हैं, इनके बारे में भी जान लेना। ये फ्रांस के रहने वाले, कहाँ के, तो मेरे साथियों ये फ्रांस के रहने वाले। हम लोग जब इस्तवार द लौल ये हिंदुस्तानी की बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो इस्तवार द लौल ये हिंदुस्तानी जो है, इसको ध्यान में रखेंगे कि पंडित नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ माना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि पंडित नलिन विलोचन शर्मा जी जो हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ स्वीकार किया है। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है। देखिए, हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव है वो प्राकृत से या संस्कृत से नहीं है। जब हम विकास क्रम की बात करते हैं तो आपको पता है कि विकास का क्रम में संस्कृत से आपकी पाली निकली, पाली से आपकी प्राकृत निकली। ये भाषा के विकास क्रम है। पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, फिर आपकी प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी और आधुनिक हिंदी। इस तरह से हिंदी की जो विकास क्रम है आगे बढ़ते हुए चला गया। हम लोग ये देख पाते हैं कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव, तो प्राकृत से क्या हिंदी साहित्य आपका आविर्भाव हुआ है, यानी हिंदी साहित्य का जन्म क्या प्राकृत से हुआ है, इन भाषा से नहीं हुआ है। संस्कृत यहाँ है और संस्कृत से पाली साहित्य का विकास हुआ, पाली भाषा यहाँ से निकली। हालांकि साहित्य जो है आगे लिखना जो है चालू हुआ प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। तो प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था है, यही अपभ्रंश से ही अपभ्रंश से ही अवहट्ट से प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी की बात की गई। और कहीं न कहीं ये प्राकृत की जो अपभ्रंश अवस्था है, अंतिम अपभ्रंश अवस्था है, इससे हम लोग हिंदी साहित्य के आविर्भाव माना जाता है। आप कहेंगे कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव आखिर अपभ्रंश से कैसे माना जा सकता है, इसका प्रमाण क्या है। बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जो अपभ्रंश भाषा में हैं। अवहट्ट की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि विद्यापति की 2 रचनाएं अवहट्ट भाषा में मिलती हैं, कीर्तिलता और कीर्तिपता का। तो यहाँ से इसका शुरुआत मानी जाती है। विकल्प संख्या सी सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को सांध्य भाषा कहा गया है। ये किनकी वाणियों की भाषा को कहा गया है, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। मेरे साथ राम कुमार जुड़ चुके हैं, मधु गुप्ता जुड़ चुकी हैं, मयंका श्रीवास्तव, ठीक है, सरस्वती गुप्ता और अंजलि प्रिया, सोनी झा, बहुत सारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तान्या सिंह जी नमस्कार, राम कुमार कैसे हैं आप लोग, बढ़िया हैं। आशा कुमारी नमस्कार, आशा जी, पिंकी कुमारी, मयंका श्रीवास्तव, पुतुल गिरी, गला ठीक नहीं हुआ सर, अभी गला नहीं ठीक हो सकता है ना, गला ठीक होगा मुझे लगता है कि वो कल ही होगा, है ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी वाणियों को संध्या भाषा, इसलिए मैं कहता हूँ जब पढ़ाता हूँ मैं कभी कभी, तो मैं किन्हीं चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मैं उसको प्रेस करता हूँ, उसको बार बार आपसे पूछता हूँ। और ये कहीं कहीं पूछने का परिणाम आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मैंने बार बार आपको बताया है कि संध्या भाषा जो है ये किसका है, सिद्धों का है, सिद्धों का है। संध्या भाषा जिसको या संध्या भाषा भी बोल सकते हैं, ये भाषा बेसिकली है क्या चीज, तो यह एक सांकेतिक भाषा, सांकेतिक
ऐसे पूरा बात लिख लीजिए। आध्यात्म की सांकेतिक भाषा है। मतलब कह सकते हैं कि जैसे ईश्वर को बुलाने के लिए जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जो माध्यम होती हैं चीजें, वो सांकेतिक भाषा है। और संध्या भाषा ये विशेष तौर पर आध्यात्म से ही संबंधित है। ये ऐसी कोई भाषा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर को बुलाने का या उन्हें पुकारने का या उन्हें जप करने का एक माध्यम होता है, एक भाषा के रूप में उनको जप करते हैं, उसी को सिद्धों ने सांध्य भाषा कहा है। ठीक है। और सिद्ध इनके नाम क्यों पड़े हैं? तो सिद्ध इनके नाम इसलिए पड़ गए हैं, यह मंत्रों को सिद्ध करने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको सिद्ध कहा गया है। आगे हम लोग ये देख पाते हैं कि सिद्धों से ही आपका नाथ संप्रदाय निकला है। सिद्धों में जब तमाम रूढ़ियां बढ़ने लगी, वहीं से जन्म लेता है नाथ संप्रदाय। क्योंकि सिद्ध ये मानते हैं कि पंचमकार जो है वो सिद्ध ये मानते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पंचमकारों का घोर विरोध कौन करता है? वो नाथ किया करते हैं। मत्स्येंद्रनाथ सिद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं और मत्स्येंद्रनाथ को गोरखनाथ यानी नाथ संप्रदाय का संस्थापक भी स्वीकार किया जाता है। तो नाथों की अगर भाषा कभी पूछते हैं तो आप कहेंगे सदुक्कड़ी है। कौन सी है? सदुक्कड़ी भाषा। और आपको पता होगा कि लगभग संत परंपरा की शुरुआत या संत परंपरा की देन कुछ है तो वह नाथ ही है। जहां से जन्म लेते हैं कबीर। और कबीर आखिर संत परंपरा का आविर्भाव क्यों होता है, जन्म क्यों होता है, भक्ति काल क्यों आता है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे भी एक लॉजिक छिपा हुआ है मेरे साथियों। हम लोग जब देखते हैं कि नाथों के रूखापन को देखते हैं, नाथों में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इनकी विशेषताएं हैं कि इनको कनफटे योगी के नाम से जानते हैं। नाथ संप्रदाय का व्यक्ति कभी किसी के समक्ष हाथ नहीं ऐसे जोड़ता है। अब अलग की बात है कि मुख्यमंत्री और राजनीतिक पद होने के कारण लोगों के समक्ष योगी आदित्यनाथ जी हाथ जोड़ते हैं, लेकिन नाथों का व्यवहार इतना कड़क है कि वह किसी के समक्ष हाथ जोड़ना भी नहीं चाहते। परिवार के प्रति इनका जो नजरिया है वह रूखापन है। यानी एक बार अगर ये परिवार को त्याग दिए तो दोबारा अपने परिवार में मुड़ करके किसी को देख नहीं सकते हैं। ये नाथ की विशेषताएं रही हैं। और इनका खास तौर पर आध्यात्म के क्षेत्र में हठ योग की जहां तक बात करते हैं, उसकी व्यवस्था नाथों ने किया। ये सारी बातें ऐसी रहीं जैसे कि संत परंपरा का उदय होता है। और संत परंपरा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा भी है रामचरितमानस में कि दया बिनु संत कसाई, दया के बिना जो संत होता है वह कसाई के समान है। यानी संतों में दया होनी चाहिए, अगर दया नहीं है तो फिर वो संत के लायक नहीं है। और यही कारण है कि संत परंपरा का फिर उदय होता है, जहां पर लोगों के प्रति सहानुभूति और प्रेम तत्व भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसी ही एक परंपरा निकली सूफी। सूफी भी एक संतों की परंपरा है। भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा के यह प्रेमाश्रय शाखा के कवि माने जाते हैं। तो जितने भी सूफी संत हैं यह प्रेमाश्रय से संबंधित हैं। जब हम लोग सूफी की भाषाओं की बात करते हैं तो अरबी और फारसी, ये खास तौर पर राजाओं के दरबार की भाषाएं रही हैं और इन भाषाओं को सूफी भी प्रयोग किया करते थे। अब मैं एक छोटी सी बात चर्चा करता हूं। अगर ऐसी बात है कि सूफियों की भाषा केवल अरबी और फारसी रही हो, ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना, जितनी बातें बता रहा हूं एकदम उतार लेना ध्यान में। अगर अरबी और फारसी भाषा ही सूफियों की भाषा रही होती तो फिर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना अवधी भाषा में कैसे किया होता? आखिर भाई पद्मावत की बात हम करते हैं। पद्मावत विद्वानों का, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये पहला महाकाव्य हिंदी साहित्य का है। आपके 1540 ईस्वी पद्मावत की रचना होती है और मलिक मोहम्मद जायस साहब ने पद्मावत की रचना अवधी भाषा में किया।
क्या माना जाए कि जो सूफियों की भाषा है या अरबी फारसी है या इससे इतर भी है? मेरे दोस्तों एक बात हमेशा जान लेना, ज्योति कुमारी, देखिए, कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ अपने बस में नहीं होता है। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपकी क्लासेस जो 10:15 पर है वो हमेशा होती रहें, लेकिन कभी कभार सूफियों की जो भाषा रही है वह अरबी और फारसी रही है। इन बातों को हम लोग ध्यान में रखें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवनाथों में, अच्छा थोड़ा सा हम लोग फास्ट कर लेते हैं यार, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा फिर ना, और ज़्यादा मुझे अगर आज नहीं बोलेंगे तो थोड़ा राहत हो जाएगा, ज़्यादा बोलेंगे तो राहत कम होगा, है ना? तो आप थोड़ा कष्ट करना, आज बहुत ज़्यादा हम आपको डिटेल नहीं बता पाएंगे अब, नहीं तो समस्या हो जाएगी। गोरखनाथ ना, ये क्या कह रहा है, नवनाथों में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गोरखनाथ तो है ही, आपको पता ही है। नागार्जुन है, देवसेन, देवसेन नहीं है, लेकिन नागार्जुन वगैरह ये नाथों से संबंधित है, चरपट नाथ हुए, नागार्जुन, है ना? तो नवनाथों में इनको सम्मिलित किया गया है, देवसेन नहीं माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? बाइबिल में है, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक तक के जो, इससे पहले के जो संत रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि जो सिख धर्म के संत रहे हैं, उनकी वाणी का संकलन है, और उनसे इतर इसमें आपके कबीरदास जी, रैदास हुए, ठीक, इनकी वाणियों के संकलन भी गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरे मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? नाभादास हैं, प्रियादास हैं, या बेनी माधव दास हैं? कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आंसर आपकी बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है। बोलिए भाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपको आंसर बताना है। बोलिए। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। रसमंजरी। देखिए रसमंजरी, गीतावली, आपको पता है कि गीतावली हुआ, कवितावली हुआ, दोहावली हुआ, रामचरितमानस हुआ, बरवै रामायण हुए, ये सभी गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। लेकिन जो रसमंजरी है, ये रचना किसकी मानी जाती है? भानुदत्त मिश्र की है। किसकी है? तो भानुदत्त मिश्र की है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा ये रचित नहीं है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि जोगी मत जा मत जा मत जा, पंक्ति में जोगी से मीरा का क्या है? जोगी किसको मीरा ने कहा है कि जोगी मत जा मत जा मत जा? में जोगी से क्या अभिप्राय है? जोगी इन्होंने योगी को कहा है, या उद्धव को कहा है, या कृष्ण को कहा है? जरा बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ें।
आंसर बताइए भाई। 8वें का ए उत्तर आना शुरू हो गया है, कृष्ण का। बिल्कुल सही है। जोगी किसको कहा गया है? कृष्ण को कहा गया है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर आपके निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का मुझे उत्तर बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जरा बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका सही उत्तर क्या आएगा। बोलिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके इस प्रश्न का उत्तर बताएं। श्वेता कुमारी के 9वें का सी उत्तर आ रहा है। आइए देखते हैं, भाषा भूषण की बात करते हैं। तो भाषा भूषण जो है वो भिखारी दास पद्माकर मतीराम जसवंत सिंह की रचना है। ललित ललाम ये मतीराम की रचना है, आपको पता ही है। काव्य निर्णय, काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। और जगत विनोद पद्माकर की रचना। तो ए वाले का उत्तर चौथा, ठीक है। ए वाले का उत्तर चौथा है, मतलब 1 मिनट रुक जाना। सी में भी दिया है, ए का उत्तर क्या दिया है भाई? चौथा इसमें भी दिया है। और बी का तीसरा, बी का तीसरा, एक चौथा तीसरा। और सी वाले का काव्य निर्णय ए भिखारी दास, जगत विनोद पद्माकर। ऑप्शन नंबर सी इसमें जानेंगे हम लोग। सी वाले विकल्प पर जाना पसंद करेंगे तो सी वाले विकल्प आपके यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे साथियों अगले क्वेश्चन की। ललित ललाम, ललित ललाम ये किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, एक बार ये बताना मुझे सभी लोग लिख करके कि मेरी आवाज स्पष्ट जा रही है कि नहीं आप लोगों को। बोलिए। मेरी आवाज जा रही है कि नहीं आप लोगों तक? आवाज ठीक है ना? चलिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए भाई। हाँ, जा रही है तो बढ़िया है। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि ललित ललाम किसकी रचना है। 10वें का ये उत्तर आ रहा है। देखिए, ललित ललाम जो है यह मतीराम की रचना मानी जाती है। किसकी है? मतीराम की रचना मानी जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। विकल्प संख्या ई इसके सही उत्तर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। बीच बीच में रुक जाती है, हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत रुक जाती होगी क्योंकि गला भी सही नहीं है, ठीक है ना। करे भीतर भीतर सब चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवि की पंक्ति हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर अनिल कुमार कह रहे हैं कि सर आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है और अच्छी भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ाइए, ठीक है ना। चलिए भाई, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ग्यारहवें का सही उत्तर आ रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। देखिए, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्होंने अपने कह सकते हैं कि अपनी रचनाओं में भाषाओं का और व्याकरण के इतने शुद्ध प्रयोग किए हैं कि उस समय उतना भाषाओं का शुद्ध प्रयोग करना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। आप जान ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बताना नहीं है। अगर शुक्ल जी मौजूद हैं तो प्रायोरिटी हम लोग इनको देना पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं प्रश्न आपके सही भी होते। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। द्विवेदी युग के जो सब सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार हैं किसको मानते हैं? ए वाला ऑप्शन कह रहा है आपका रूपनारायण पांडे हैं। बी ऑप्शन कह रहा है आपका लोचन प्रसाद पांडे हैं। और सी ऑप्शन कह रहा है आपका मुकुटधर पांडे हैं। तीनों पांडे जी ही हैं, लेकिन आपको सही उत्तर बताना है कि कौन होगा।
और परमानंद सिंह, प्रियंका श्रीवास्तव, बहुत सारे साथी यहाँ पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। निहारिका जी जुड़ी हुई हैं। तो आंसर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बोलिए। उत्तर आ रहा है आप लोगों के मुकुटधर पांडे, और जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है मुकुटधर। हाँ बिल्कुल भाई। देखिए, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ जो संगीतकार हैं वो मुकुटधर पांडे को ही माना जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक? अबे सुन बे गुलाब, तो गुलाब सुंदर होता है, और जो पूंजीपति, जैसे कहता है कि राजनीतिज्ञ वर्ग नहीं, बुद्धिजीवी वर्ग नहीं, पूंजीपति वर्ग का ये जो है प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम क्या होगा? एक बार देख लेना है इसको। कुंजन, पल्लव, ग्राम्य और युगांत, ये तो है नहीं आपका पल्लव। कुंजन, युगांत और ग्राम्य, सही आंसर इसके बी ही हो जाएंगे। युगांत कुंजन नहीं, ये नहीं होगा आपका, तो बी वाले जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं हैं वह आपके दूसरे सप्तक में है। किसमें है? दूसरे सप्तक में मानी जाती हैं। तो विकल्प संख्या जो बी है ये आपके सही उत्तर हो। हाँ जी बिल्कुल, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 17। अरे प्रकाश और परछाई, प्रकाश और परछाई किस एकांकी कार्य की रचना है? अरे कि धर्मवीर भारती का है, प्रभाकर का है, केशव शर्मा उग्र का है, प्रयुक्त में से एक से अधिक, प्रयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि प्रकाश और परछाई किसकी रचना है। कौन सा बुक लिया जाए सर? हिंदी का। अभिनव देव का रहे हैं। मेरे दोस्तों अभिनव जी, आप जो है सबसे पहला काम ये करिए कि अगर मार्केट में कोई अच्छी प्रैक्टिस सेट मिल रहा हो तो आप ले लीजिए। मैं बुक के बारे में अगर आप मेरे बैच कर रहे हैं, मतलब अगर आपने मेरा फाउंडेशन बैच लिया हुआ है, तो आपको किसी प्रकार की जो टेक्स्ट बुक है वो लेने की आवश्यकता। आप केवल प्रैक्टिस सेट अगर बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं तो प्रीवियस ईयर का कोई प्रैक्टिस सेट मिल रहा हो उसको आप लेकर के पढ़ लें, वो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्रकाश और परछाई इसकी है विष्णु प्रभाकर जी की ये एकांकी कार मानी जाती है। 17 के विकल्प संख्या जो बी है वे सही आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पर कि तुम कनक किरण के अंतराल में, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? ये लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। और ये जो गीत पंक्तियां हैं ये जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित हैं आपको बताना है। अरे चंद्रगुप्त से है, प्रलय की छाया से है, कामायनी से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का है, और इसी नाटक में कहा गया है कि तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? ये लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो। क्या पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों में इतना बेहतरीन वर्णन किया गया है। पिंकी कुमारी कह रही है कि सर एक और बैच स्टार्ट करने वाले थे, वो क्या होगा? यदि आप फाउंडेशन बैच की बात कर रहे हैं तो वो स्टार्ट हुआ है आपका
और मुझे लगता है कि 10 दिन क्लास भी चल चुकी है। में 1 या 2 चैप्टर ही हम पढ़ाए हैं। वो बैच हमारे आपको 5 बजे से 6 बजे चलते हैं, ठीक ना, फाउंडेशन बैच। ठीक, जहाँ तक प्रैक्टिस की बैच की बात हम लोग कर रहे हैं, आपसे वैसे बताना नहीं चाह रहा हूँ बार बार कि कई बार हम कह चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश से वो स्टार्ट ना हो पाया। लेकिन मैं आपको एक बार और इन्फॉर्म करूंगा, ये अगले मंथ में आपकी प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होंगे। इस मंथ में संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर। तो आप देख सकते हैं, ये आंसर आपका हो गया चंद्रगुप्त। आगे कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही क्रम क्या है। कह रहा है सेतुबंध, एक दूनी एक, आठवां सर्ग और रति का कंगन। आठवां सर्ग सेतुबंधु, सेतुबंधु पहले आना चाहिए था। रति का कंगन, एक दूनी एक। सेतुबंधु आठवां सर्ग, एक दूनी। 1 मिनट रुकना जरा। सेतुबंधु एक, इस प्रश्न का एक बार आंसर दीजिए तो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? सभी लोग उत्तर दीजिए। आपस में बात मत करिए आप लोग। आप लोग आपस में ही बात करने लगते, मतलब पढ़ने में मन थोड़ा सा कम लगता है, बात करने में आप लोगों का मन ज्यादा लगता है ना। चलिए, हाँ आंसर बताइए एक बार। ए आंसर आ रहा है। ए में क्या दिया है? सेतुबंधु, ये तो सही है आपका। एक दूनी रात, देखिए एक दूनी एक जो है आठवां सर्ग के बाद आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए था, ए नहीं होना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक मिथकीय हैं, या सामाजिक सांस्कृतिक है, प्रयोगवाद? प्रयोगवादी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, ठीक है ना। प्रयोगवादी नहीं है तो प्रगतिवादी हैं, प्रयोगवादी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका सामाजिक और सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर जो बी है वे सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या होगा। अरे मृगनयनी सही है, एकदा नैमी शानड़िये, एक अनामदास का पोथा और अभिज्ञान। फिर कह रहा है कि एकदा नेमी शारण्य, मृगनयनी, अभिज्ञान, अनामदास का पोथा। आगे आपका कह रहा है कि मृगनयनी, अनामदास का पोथा, एकदा एकदा नेमी शारण्य और अभिज्ञान। आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग इस प्रश्न का मुझे सही आंसर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या आएगा। बोलिए, आप सभी लोग इस प्रश्न का मुझे उत्तर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार आंसर दीजिए सभी लोग। 21 का सी उत्तर, सौरभ यादव। देखिए सी उत्तर कैसे होगा भाई? अनामदास का पोथा जो है, नेमी एकदा नेमी शारण्य के बाद अनामदास का पोथा का स्थान है, ये होना चाहिए था। 1 मिनट, क्षमा चाहता हूँ। हाँ, ऑप्शन नंबर आप लोग ए दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वे करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है ना, सी नहीं होगा। अगले प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बोलिए भाई। उत्तर बताइए सभी लोग, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा।
आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है चंपा बुद्धगुप्त। तो ये कह रहा है कि पात्र और उनकी कहानी। चंपा बुद्धगुप्त जो है या किस कहानी का पात्र है? नमक का दरोगा नहीं, ठेस, हार की जीत, आकाशदीप। अच्छा, ये भी बताना चाह रहा था मैं कमेंट बॉक्स में कि ये कहानियां किसकी हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर बताना चाह रहा था। तो चंपा बुद्धगुप्त जो है वो आकाशदीप कहानी है। इसके बाद आलोपीय दिन, बंसीधर, नमक का दरोगा, और रिचन्न, ये कौन है आपका? रिचचन मानू, तो ठेस और हार की जीत। और अगला कह रहा है कि बाबा भारती खड़ग सिंह। तो बाबा भारती खड़ग सिंह जो है ये हार की जीत का है। इसका है हार की जीत का होगा, ये आपका सही होगा, ठीक ना। और जो सिरचन मानू है, सिरचन मानू ताई का तो नहीं है, ये हो जाएगा आपका ठेस का, है ना, ये ठेस का होगा। तो ये वाला जो है ए के साथ हम चौथे पर जाएंगे। एक ही में दिया ही है, सोचना ही नहीं था। अगर हम थोड़ा सा पेशेंस रखते तो ये हो जाता आपका विकल्प संख्या ए, आपके करेक्ट हो जाएंगे। आज का क्वेश्चन लेवल थोड़ा टफ है, फिर भी ठीक है, तो कभी कभार टफ होना चाहिए। सारी चीज़ें अगर आप आसानी पा जाएंगे तो ये बताइए जरा कि दिक्कत नहीं होगी आपको। आज तो आप आसान पा करके बेसिकली कर ले सकते हैं, लेकिन आगे आपके लिए यह समस्या बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बेहतर है कि हम लोग थोड़ा बहुत टफ भी किया करें। जी, तो आप देख सकते हैं कि कह रहा है पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पाप का फल छिपाने वाला, जो पाप का फल है मिल रहा है, उसको छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो किसी का घर जलाते हाथ जलता है तो कहते हैं कि होम करते हाथ जला। सोचिए, ये जो पंक्तियां हैं इसके लेखक व रचनाकार शीर्षक का उल्लेख कीजिए। पहली बात तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियां हैं, श्रद्धा और भक्ति से ली गई हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। ऐसे ही एक और आपके बड़े नाम हिंदी साहित्य में आता है जिसका नाम है राहुल सांकृत्यायन। ये कहते हैं भूल करना भूल नहीं है, लेकिन भूल को भूलना समझना ही सबसे बड़ा अपराध होता है। हाँ बिल्कुल, नमक का दरोगा प्रेमचंद का ही है। अरे भाई, नमक का दरोगा प्रेमचंद का की बहुत फेमस रचना है ना। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा, ये आपको बताना है। है कि मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो सबसे पहले आपका चौथा है, पहले नंबर पर दूसरा ये है, तीसरा ये तो आपका क्रम ही दे दिया है भाई। ये हो जाएगा आपका 4-3-2-1, 4-3-2-1, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो विकल्प संख्या सी आपके सही होंगे। और हाँ, ढूंढ करके मैंने हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये दोनों मैंने आपको बताया था। मध्यकालीन बोध का स्वरूप और कबीर आपको बताना है। ये आपके साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं, ठीक है ना। इनके कालक्रम के बारे में आपको बताना है कि इनके कालक्रम में कौन से सही हैं। तो एक बार इसको बेहतर तरीके से देख लेना कि कौन सी किसकी रचना है। जी हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25। बोलिए, क्या करा कि 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? 17 वाला तो कृष्णा सोबती को मिला है। आपको बताना है कि किस रचना पर मिला है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। उसमें ये बहुत फेमस रचना रही है कृष्णा सोबती की, तो आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। पेरेलोंजाइनस के उदात्त के स्रोत
में निम्नलिखित नहीं है। ये कह रहा है कि भावावेश की तीव्रता, गरिमा में रचना विधान, अत्यधिक शब्दाडंबर। देखिए, जो लॉन्जाइनस के उदात्त के स्रोत हैं में शब्दाडंबर नहीं है, तो विकल्प संख्या सी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भरत मुनि गलत लिखा हुआ है, भरत मुनि होना चाहिए था। ठीक है, कह रहा है भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में, इनकी एक किताब है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र, और इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की कुल संख्या, रसों की कुल संख्या इन्होंने 8 स्वीकार किया है। कितना? 8 स्वीकार किया है। विकल्प संख्या आपके बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। जी हाँ, विकल्प संख्या जो बी हैं आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आगे बढ़े साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि डिगति उर्वी अति गुरवी, सर्व पव्वै समुद्र सर, व्याल बधिर तेहि काल, विकल दिगपाल चराचर, दिग्यंत लरखत, भरत दस कंदु मुख भर, सुर विमान हिम भानु, भानु संगठित परस्पर, क्योंकि विरंच शंकर सहित, कोलु कमठु अहि कलमयो, कर्मयो ब्रह्मांड खंड कियो चंड ध्वनि, जब वहीं राम शिव, यानी जब राम ने शिवधनु को तोड़ दिया। ये इसमें ये बोल रहा है कि किस छंद में ये निबद्ध है, यानी किस छंद में यह लिखा गया है। एक बार आंसर बताइए। 1 2 3 4 5 6। देखिए, पहली बात तो जो छप्पा होता है, कुंडलियां तो है नहीं, कुंडलियां में भी आपके 6 चरण देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कुंडलिया में ये होता है कि भाई 6 चरण तो हैं। कुंडलियां देख लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 चरण, पंक्तियां 6 हैं। लेकिन कुंडलिया में आपके पहले शब्द और अंतिम शब्द हमेशा बराबर होते हैं, ये दे नहीं रखा है, इसलिए आपका ये कभी नहीं होगा। इसका सही उत्तर कुंडलियां नहीं होगा, गलत है। छप्पे में भी 6 चरण होते हैं, और इसकी जो कंडीशन है आपको बताना है कि छप्पे की विशेषताएं क्या होती है। 6 चरण यहां भी होते हैं, कवित्व तो हो नहीं सकता आपका। ठीक, इसका सही उत्तर क्या होगा? छप्पे। बता दे क्या छप्पा, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, बताना पड़ेगा छप्पा क्या होता है, कि समझ गए आप। थोड़ा सा भी डाउट हो तो तुरंत यस या नो लिख करके भेज दिया करिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर हो जाए, त तक की आवृत्ति है तो स्वाभाविक सी बात है। अच्छा ये देखिए, कह रहे उत्प्रेक्षा अलंकार है या शब्दालंकार है। शब्दालंकार के कुल मिलाकर के 7 भेद होते हैं, जिसमें कि 3 4 प्रमुख होते हैं। क्या करे? वृत्त्यानुप्रास है। पहली बात तो अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास में कौन सा है? वृत्त्यानुप्रास है। जब वर्णों की आवृत्ति क्रमशः होती है वहां पर वृत्त्यानुप्रास हो जाता है। लालू का दिए भाई, बता दीजिए। लालू का कहना है कि सर बता दीजिए, और अगर लालू ने कह दिया बता दीजिए तो फिर बताना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो देखिए, छप्पे छंद होता क्या है यहीं पर चर्चा कर देता हूं। इसका छप्पे नाम है,
इसमें कुल मिलाकर के 6 चरण होते हैं आपके। कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चरण है। पहले जो 4 चरण होते हैं, ठीक है, पहले जो 4 चरण होते हैं ये रोला के होते हैं। किसके होते हैं? रोला के होते हैं। और जो 2 चरण होते हैं ये होते हैं उल्लाला के। उल्लाला के होते हैं 2 चरण, उल्लाला के होते हैं। रोला की जब बात करते हैं तो रोला के प्रत्येक चरणों में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर आपको विराम देखने को मिल जाता है। किस पर? 13 पर विराम देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए 11 और 13 के योग से 24 हो जाता है। लेकिन थोड़ा अंतर होता है, ध्यान रखना। लोग कहते हैं कि रोला और सोरठा एक ही होता है, लेकिन एक नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। उल्लाला के जो चरण होते हैं इसमें आपके 26 से 28 मात्राएं भी देखने को मिले। 28 आपके होते हैं, लेकिन 26 प्रमुख रूप से होते हैं। आप गिन लीजिए, वैसे गिनना चाहते हैं तो जैसे समझिएगा बात को, मेरे बहुत ध्यान समझना है भाई। एक बात ये बताइए कि अगर मैं यहां पर कहता हूं कि डिगत उर्वी अति गुरवी, ये कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11, 11 हो गए। यहां तक समझ में बात आई कि नहीं? यहां तक 11 हुए कि नहीं हुए? 11 और 13 में लिखा भी हूं ना, देख लीजिए ध्यान से। अगर नहीं समझ में ये भी आया तो देख लीजिए। वैसे आज मुझे बिना बुलाए आप लोग मानेंगे भी नहीं। ये डिगती, डिगती ध्यान से देखना ना, दोबारा नहीं बताऊंगा। डिगती एक, ये ड पर छोटी की मात्रा है तो लघु का चिन्ह लगता है, और ग लघु का चिन्ह लगता है। स पर छोटी की मात्रा, लघु का चिन्ह लगेगा। लघु और गुरु 2 मात्राएं होती हैं, इसको बोलते हैं लघु। इसके लिए 1 काउंट करते हैं, 1 मात्रा, और ये होता है गुरु। इसके लिए हम लोग 2 मात्रा को काउंट करते हैं। ये पूरा खेला होता है। पूर्व में छोटा ऊ है तो 1 मात्रा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि उर्वी का मतलब होता होगा पूर्वी। ध्यान से देखना, पूर्वी, भाई यही तो बात है। तो जो अगर किसी वर्ण के बाद आधा वर्ण आया हुआ है, हालांकि वर्ण आधा नहीं होता है, तो अगर आधा आया है तो इस मात्रा का काउंट हम लोग इस पर जोड़कर करते हैं। इसलिए इसको हम लोग 2 मात्रा काउंट करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर व्याल आ गया, व्याल, व्याल, आप कहेंगे कितनी मात्रा है व्याल में, तो आप ये बोलेंगे कि वह के आगे यानी पहले कोई आपका वर्ण आया है? नहीं आया है, यानी इस मात्रा को काउंट नहीं करते, हटा देते हैं, है ना। तो य पर 2 और ल पर 1। लेकिन अगर यही मैं कह दूं कि सभ्य, सभ्य कितनी मात्रा, तब आप कहेंगे कि आधा ये इसका जुड़ेगा सभ्य में, तो ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएंगे। अगर इसके पहले कोई वर्ण नहीं है तो नहीं काउंट होता है आधा के पहले, और आधा के पहले वर्ण है तो काउंट होकर के 2 हो जाता है। ठीक है ना। तो हमने कहा भाई उर्वी में ये आपका क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ये क्या होगा? यहाँ पर 2 जोड़ेंगे गुरु, और एक छोटी ई है, यहाँ पर लघु, यहाँ पर भी लघु। यहाँ पर देखिए लघु हो जाएगा, ग पर छोटा ऊ, लेकिन इसका र आगे आएगा, जुड़ेगा, यहाँ पर 2 काउंट होगा। ये तो 1 है, ये 2 काउंट होगा, ये 1 हो जाएगा। सर्व, सर्व, तो र जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, ये 1 होगा। अब पप्पय, यह इस पर जुड़ेगा 2, और यहाँ भी जुड़ेगा 2, वह पर ए की मात्रा है। तो समुद्र 1, 1, लेकिन समुद्र यहाँ पर ठीक है, और सर सिंगल से। अब यहाँ पर गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ से यहाँ तक 11 मात्रा हो गई। यहाँ से यहाँ तक आप गिन लीजिएगा 13 मात्रा होगी। तो 13 और 11 के योग से कुल मिलाकर के 24 मात्रा इसमें हुई। इसी प्रकार से जब इसमें गिनेंगे तो 24 मात्रा हुई। इसी प्रकार से इसमें गिनेंगे तो 24 मात्रा हुई। इसी प्रकार से इसमें गिनेंगे तो 24 मात्रा हुई। लेकिन जब यहाँ पर आप गिन पा रहे होंगे, ठीक है, या किसी को गिन रहे होंगे, तो इनमें आप गिन देंगे तो कितनी कितनी मात्राएं होंगी आपको पता चल जाएगा। एक बार गिन लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे मैं गिन जाता हूँ। गुरु, गुरु, लघु, ठीक है, तो ये जगह गुरु, लघु, गुरु, लघु, 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 ठीक है ना। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। आप देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जब गिनेंगे तो जहां अनुस्वार वाला है वो 2 मात्रा काउंट होगा, ठीक है ना, गुरु होता है, दिया जाता है गुरु। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए हमने कम कहा तो ये गुरु काउंट होता है। लेकिन अगर मैंने कहा कि चौंग, चौंग, तो हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर तो गुरु है ही ऑलरेडी, अब फिर इसको नहीं जोड़ते हैं। ये नहीं 3 मात्रा हो, ऐसा लिखने का प्रावधान नहीं है। तो इसलिए जोड़ेंगे 2, 2, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। कहीं गलती हो गया है, एक बार गिनिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 28 मात्रा। कितनी? 28। 28 इसमें भी हो जाएगा। 28 मात्रा हो गई। तो ये 2 उल्लाला के होते हैं और शेष के जो 4 हैं ये आपके किसके होते हैं? रोला के। आगे ये वृत्तानुप्रास हो गया। अनुप्रास अलंकार के जब हम लोग बात करते हैं तो अनुप्रास पूछ सकता है। अनुप्रास के कुल 5 भाग होते हैं। उत्प्रेक्षा, मनु मनहु, जनु जनहु, ये आपके शब्द देखने को आते हैं। और शब्दालंकार के भेद 7 होते हैं। करे विभाषा का क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। विभाषा का क्षेत्र जो है वो किससे अधिक विस्तृत होता है? एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइए। जी हाँ, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, आ गया समझ में लालू, लेकिन टाइम तुम बहुत ले लिए है ना। देखिए, जो भी भाषा का क्षेत्र है वो बोली से अधिक जो है विस्तृत होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा फास्ट करना क्या, 3-4 क्वेश्चन। करें निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद यानी उपबंध में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। ये 343 से नहीं, भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। ये बात इसमें कहा गया है। और अनुच्छेद 343 तो ये कहता है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक जो भाषा होगी वो अंग्रेजी होगी। इसको अनुच्छेद 43 2 में रखा गया था। हरियाणवी व बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो जो हरियाणवी बोली है या बांगरू या हरियाणवी जिसको कहते हैं, ये पश्चिमी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। फिर दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि बांगरू या हरियाणवी की, बांगरू या हरियाणवी की बात करते हैं तो बांगरू या हरियाणवी, इसके बाद कौरवी या खड़ी बोली, कौरवी या खड़ी बोली की बात करते हैं हम लोग। ब्रजभाषा की बात करते हैं हम लोग। बुंदेली की बात करते हैं हम लोग। कन्नौजी की बात करते हैं। ये जितनी भी बोलियां आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये सभी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। सभी जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती हैं।
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो विकल्प संख्या ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 33 की। 33 क्वेश्चन नंबर का प्रश्न है कविस्वर संधि। तो कविस्वर कवि धन ईश्वर होगा। 1 मिनट रुक जाना। देखिए, बहुत बढ़िया और लाजवाब प्रश्न है ये, और इस क्वेश्चन में मिस्टेक करना लाजमी है। ये कह रहा है कविश्वर शब्द का सटीक संधि विच्छेद क्या होगा। कविश्वर शब्द का सटीक जो संधि विच्छेद होता है वो होता है कवि धनीश्वर। और कवि धनीश्वर आंसर आपके इधर देखिए आना शुरू हो गया है, सी आंसर। इतने लोगों के आंसर सी आ रहा है, और हद तो तब हो गई भाई साहब जब निहारिका जी कह रही हैं कि कवि धन ईश धन वर होगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द जो है वो फाइट कर लेना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब जो है मेरी पढ़ाने का कोई वैल्यू नहीं रहा। कवि धन ईश धन वर, कवि धन ईश धन वर। देखिए कितने अच्छे अच्छे लोग हैं कि कवि धन ईश धन वर। शर्म इन लोगों को ये नहीं आ रही है कि अगर अ के बाद ये व हो जाएगा, अगर कभी भी अ के बाद ये व होगा तो इन दोनों के योग कैसे हो जाएंगे, ये आपको शर्म नहीं आ रही है। बोलिए। बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। अरे भाई अ के साथ हुआ का योग कैसे होगा, कोई है क्या नियम। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किस में हुआ है। करे पूज्य, पूजा करना या पूजना, पूज्य शब्द है यहां पर, ये कृत प्रत्यय है। करणीय, वासुदेव, वासुदेव में आपके तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अच्छा, कर राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाना चाहिए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क से भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो रही है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषि कुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय में किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिक्षा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र इसे शुद्ध या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। बात ही बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे बढ़ें। का मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण
को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चारित्र दोष के रूप में आज देश के सर्वोच्च दृष्टि कि चरित्र निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, चरित्र निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो समाज उपयोगी कार्यों के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए या राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। आगे अगला क्वेश्चन, अरे उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? मैं बता देता हूं जल्दी जल्दी में। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का जो प्रथम सोपान होना चाहिए, ये कार्य कि भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, राजनीति के कुशल दांवपेच। उन्नत राष्ट्र के लिए तो राजनीति के कुशल दांवपेच थोड़ी होगा, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव होने से हो जाएगा? ये तो गड़बड़ करेगा ना, उल्टा है ना। तो भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण होना चाहिए, यानी उसकी रुकावट होनी चाहिए भ्रष्टाचार की, है ना। जनतंत्र के लिए क्या लाभकारी हो सकता है? निष्ठावान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति। धनवान से कुछ नहीं है, निष्ठावान से कुछ नहीं है। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति जो है वो जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है। अप्रगतिशील रूप में इसका मजाक उड़ाया जाता है, जो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाता है उसको नहीं, जो भारतीय संस्कृति जीवन बिताता है, जो पाश्चात्य संस्कृति को अपनाता है उसका मजाक नहीं, उसकी हमारे यहाँ क्या होती है, प्रशंसा की जाती है। ठीक, आपने गोधूली भाग 2 पढ़ा होगा, जो बिहार बोर्ड की बुक है आपकी हाई स्कूल की। गोधूली भाग 2 में मैं ये देखता हूँ कि देखिए, मुझे थोड़ा सा ध्यान से उतर गया, आगे बढ़ते हैं, अभी हम आ जाएगा। हाँ, मैक्स मुलर की हम बात कर रहे हैं। एक पाश्चात्य साहित्यकार है मैक्स मुलर, वो कहता है कि विश्व की सभी भाषाओं की जननी भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्कृति है, और हमारे यहाँ इन चीज़ों का मजाक उड़ाने में थोड़ा भी कसर नहीं रखा जाता है। वह कहता है कि अगर कहीं आपको संस्कृतियों का दर्शन करना है तो आप भारत के गांव में जाइए, आपको वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से बेहतर तरीके से परिचित हो पाएंगे। ये कहता है मैक्स मुलर। और सोचिए हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग खुद ही इसका मजाक बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरा भारतीयता के प्रति हीन भावना का क्या कारण है? पुरातन संस्कारिक संस्कृति में जीवन, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, लाड़मय काले की शिक्षा पद्धति, उपयुक्त से ये होगा। भारतीयता के प्रति जो हीन भावना है इसका कारण क्या है? तो पुरातन संस्कारिक संस्कृति में जीवन, ये नहीं है, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा। अजय एक मिनट रुक जाना, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? हाँ, पुरातन संस्कारी संस्कृति में जीवन, प्राचीन गुरुकुल की शिक्षा पद्धति, लाड़मय काले, नहीं ये नहीं होगा, ये दोनों हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उल्लंघन, उतयोग उल्लंघन हो जाएगा, और उतयोग उल्लंघन दिया हुआ है किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक, तो विकल्प संख्या जो सी है ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। तो साथियों, आज की कक्षा में हम लोगों ने हिंदी के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या देखा है। बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए। इसी मनोयोग के साथ हम लोग डेली की कक्षाएं 10:15 पर लिया करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।